बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सिकनेस। तो चार तरह की सिकनेस है और हर सिकनेस में एक स्पेसिफिक ड्रग और चॉइस होती है। वो कौन सी है? फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट आया एयर सिकनेस के साथ जो कि स्पेस क्राफ्ट में देखने को मिलती है, तो उसके लिए ड्रग और चॉइस साइक्लोजीन है। व्हाट इज साइक्लोजीन? साइक्लोजीन इज H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामिन के दो रिसेप्टर होते हैं, H1 H2। जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं वो एलर्जी को ट्रीट करने के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है उसमें सिमेटिडीन, रैनडिडीन, फैमोटिडीन आती है। ये इस्तेमाल होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ठीक हो गया। तो एयर सिकनेस के लिए ड्रग और चॉइस साइक्लोजीन है। माउंटेन सिकनेस के लिए एस्टाजोलामाइड है। व्हाट इज एस्टाजोलामाइड? एस्टाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। और मैंने पहले भी बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम तीन जगह पर आता है, तीन जगहों पे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पड़ा हुआ होता है जहाँ पर इसने बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करानी होती है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा। दूसरा, ये बोन के अंदर होता है। बोन के अंदर ये एसिडिफिकेशन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर बोन के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाए तो उसकी वजह से पेजेट डिजीज ऑफ बोन होगा। और तीसरा होता है ये आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो जो माउंटेन सिकनेस होती है हाई अल्टीट्यूड पे होती है, उसके लिए एस्टाजोलामाइड होती है। असल में हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वो हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से बंदा कार्बन डाइऑक्साइड को वाश आउट कर देता है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो जाती है। तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट को बॉडी से निकालना है तो फिर एस्टाजोलामाइड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसके लिए है पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 होती है। और साथ में आपने डॉक्सिलामाइन देनी है, डॉक्सलामाइन, DOXLY, डॉक्सलामाइन भी आपने देनी होती है। माउंटेन मॉर्निंग सिकनेस होती है प्रेगनेंसी में, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। लास्ट है मोशन सिकनेस। कोई किसी बंदों को डेवो स्टेशन पे या कोई बस वगैरह या ट्रेन पे जाने से वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मोशन सिकनेस। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है स्कोपोलामीन, जो कि एंटी मस्करीनिक होती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मैक्लाजीन, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो प्रोमेथाजीन। ये सारी एंटी हिस्टामिन होती है। स्कोपोलामीन क्या है? स्कोपोलामीन आपकी M3 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। यहाँ पर आपने ना फार्माकोलॉजी में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़रूर आने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। एक पेशेंट है जो कि हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है। तो इस पेशेंट में आपने कौन सी ड्रग देनी है जो डायबिटीज़ को भी कवर करे, खासतौर पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी कवर करे और हाइपरटेंशन को भी कवर करे? तो आंसर आता है एस इनहिबिटर्स। जो एस इनहिबिटर्स है ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोटेक्टिव रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपरकलीमिया है या कफ है, एंजियोडीमा है, ठीक हो गया, इन तीन कंडीशन के अंदर एस इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो इस केस में आपने ARBs देने हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मेनली कफ और एंजियोडीमा की फॉर्म में। क्लियर? तो डायबिटिक पेशेंट में आपने क्या देनी है? एस इनहिबिटर्स आपने देनी है। इसके बाद है कुछ सीजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पार्शियल सीजर है या फोकल सीजर है ना, उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कार्बामेज़ेपिन है। लेकिन डेविडसन के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो फोकल सीजर या पार्शियल सीजर है उसके लिए लैमोट्रिजिन भी लिखी गई है। लेकिन आप ऐसे रट्टा मार लेना कि जो मेन ड्रग है फोकल या पार्शियल सीजर्स के लिए वो है कार्बामेज़ेपिन। लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें कार्बामेज़ेपिन नहीं दे सकते ना, तो लैमोट्रिजिन देंगे। और अगर छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, तो फिनोबार्बिटल देंगे। इसके बाद है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर होते हैं या ग्रैंड माल सीजर होते हैं और मायोक्लोनिक, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक और मायोक्लोनिक, इसके लिए क्या होती है? सोडियम वैल्प्रोइक एसिड होती है। इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कार्बामेज़ेपिन है, ये क्या करती है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। जो वेल्प्रोइक एसिड है सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, सॉरी, सोडियम को, कैल्शियम को, इसके अलावा गाबा ट्रांस अमाइनेज को भी इनहिबिट करती है। क्लियर? तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर और मायोक्लॉनिक सीजर, इन दोनों के लिए सोडियम वेल्प्रोइक एसिड इस्तेमाल होता है। क्लियर? और
और जो एब्सेंट सीजर है जो कि बच्चों में होते हैं उनके लिए इथोसुक्सामाइड होती है जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? बेंजोडाइज़ेपिन। अब बेंजोडाइज़ेपिन में भी बहुत सारी होती है, तो जो आपने 3 बेंजोडाइज़ेपिन कभी नहीं भूलनी, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलाम। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है लोराज़ेपाम। तो आपने स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराज़ेपाम देनी है। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है कि सीज़र 5 मिनट से ज़्यादा किया है या मल्टीपल सीज़र्स आ रहे हैं, मल्टीपल झटके लग रहे हैं, लेकिन दरमियान में कॉन्शियसनेस रीगेन नहीं हो पा रही, वापस नहीं आ पा रही। इसके बाद है मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके लिए 3 ड्रग्स इस्तेमाल होती है, वेनकोमाइसिन है, लिनाजोलाइड है, और तीसरी आपकी आ जाती है फ्यूसिडिक एसिड। ठीक हो गया, फ्यूसिडिक एसिड। अच्छा, मैं लोराज़ेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बताना भूल गया कि ये गाबा चैनल को क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, एक्टिवेट करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, क्लोराइड कंडक्टेंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। जो मर्सा है ना, इसके लिए 3 ड्रग्स होती है, वेनकोमाइसिन, लिनिजुलाइड और फ्यूसिडिक एसिड। जो वेनकोमाइसिन है ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो लिनाजुलाइड, फ्यूसिडिक एसिड ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, 50S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। क्लियर? इसके बाद है वीटी। अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, तो उसमें ड्रग और चॉइस कौन सी होगी? एमिट्रियोन होगी। कौन सी होगी? एमिट्रियोन। पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस करता हूँ या नहीं कर पाता। एमिट्रियोन। एमिट्रियोन क्या है? क्लास 3 एंटी रिदमिक होती है, और इसके ब्रॉड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम चैनल को सबको ही ब्लॉक कर देती है। क्लियर? जो इमिड्रियोन है ना, दो जगह पे आपने पढ़नी है, दो जगह पे इस्तेमाल होती है। एक इमिड्रियोन इस्तेमाल होती है एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में एज अ रेट कंट्रोल के तौर पर, और दूसरा हम इमिड्रियोन को इस्तेमाल करते हैं वीटी के अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और की मैनेजमेंट थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है। अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वाला पेशेंट है लेकिन उसकी पल्स नहीं आ रही, पल्सलेस है, तो आपने क्या करना है? आपने उस केस में आपने डीफिब्रिलेशन करनी है। अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वाला पेशेंट है, उसकी पल्स आ रही है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो इमिड्रियोन देनी है, अनस्टेबल है तो आपने क्या देनी है? आपने डीसी कार्डियोवर्जन करनी है, और अगर वो पल्सलेस है तो डीफिब्रिलेशन करनी है। अब मेरे जहन में जो भी पॉइंट्स आ रही है ना, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए आप सुनते रहो बस। इसकी बात है प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो उसके लिए ड्रग कौन सी करते होती है? पीएसवीटी के लिए एडिनोसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम आ जाए तो प्रोकैनामाइड आपने याद रखनी है। इसके बाद है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद देखने को मिलता है, एमआई के बाद देखने को मिलता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि एक पेशेंट है उसको एमआई हो चुका है, और एमआई के बाद जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है फर्स्ट 24 आवर्स में, वो कौन सी होती है? वेंट्रिकुलर एरिथमियास, फिब्रिलेशन की वजह से होती है। तो अगर आपने प्रिवेंट करना है कि एरिथमियास ना हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना हो, तो बीटा ब्लॉकर देनी है, और अगर हो गया है तो फिर कौन सी ड्रग देनी है? आपने देनी है लिग्नोकेन या लाइडोकेन, जो कि क्लास 2 एंटी क्लास 1 भी एंटी रिदमिक होती है, क्लास 1 भी एंटी रिदमिक होती है। जो एडिनोसिन होती है ना, ये क्या करती है? ये ना एवी नोड के ऊपर जाके काम करती है, एवी नोड की एक्टिविटी को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। सही हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो लिग्नोकेन या लाइडोकेन क्या है? क्लास 1 बी एंटी रिदमिक होती है, 1 बी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हुकम बोलते हैं। हुकम के अंदर आपने ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जो प्री लोड को कम करती है, क्योंकि इसमें पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। क्लियर? तो आपने ऐसी ड्रग्स जो प्री लोड को कम करती है वो नहीं देनी, लाइक डायूरेटिक्स नहीं देने, नाइट्रेट्स वगैरह नहीं देनी। सही हो गया? वीनू डायलेटर्स नहीं देने। अब कौन सी ड्रग आपने देनी है हुक्म के अंदर? हुक्म के अंदर आपने देनी है बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर ऑप्शन में ना हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें वर्फेमिल, डिल्टियाजिम आ जाएगा, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन है, CC20। इसके बाद है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसको प्री क्लैम्सिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से दे देगा। ठीक हो गया? तो इसमें बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई होती है? लेविटिनॉल होती है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो हाइड्रोलेजिन, अगर वो भी ना हो तो निफेडिपिन या मिथाइलडोपा। इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेना। एक बात रट्टा मार लेना कि जो प्री क्लैम्सिया है उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है?
वो डिलीवरी होती है कि बच्चे को बाहर निकालो, सही हो गया। लेकिन बीपी को कंट्रोल करना है तो फिर आपने क्या देना होता है, आपने लेबिटोलोल देनी है। लेबिटोलोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेबिटोलोल अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती है। इसके बाद अगर पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, सीजर्स जिसको एक्लेम्शिया बोलते हैं, तो उसमें आपने कौन सी ड्रग देनी है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। लेकिन अगर एक्लेम्शिया वाला पेशेंट है, उसको माइस्थीनिया ग्रेविस भी है, तब आपने ड्रग कौन सी देनी है, तब आपने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देनी, आपने क्या देनी है, माइस्थीनिया ग्रेविस में सोडियम वेलप्रोइक एसिड देना होता है। क्लियर। इसके बाद है अगर पेशेंट को तीन डिजीज़ होते हैं जो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज करवाते हैं। एक होता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस, दूसरा ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, तीसरा कैंडिडा होता है। तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस और ट्राइकोमोनास इन दोनों में आपने मेट्रोनिडाजोल आपने देनी होती है। अब बैक्टीरियल वजाइनोसिस में क्या होता है, क्लूज सेल होती है, विफ अमाइन स्मेल आपको देखने को मिलती है, फिशी स्मेल आपको देखने को मिलती है, तो उसके लिए मेट्रोनिडाजोल आपने देनी है। क्लियर, सही हो गया। अच्छा, जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम सल्फेट एक तो एक्लेम्शिया वाले पेशेंट में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एज़ अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है इन सीओपीडी पेशेंट, खास तौर पर अगर वो एक्यूट एक्ज़ार्बेशन के साथ आ गए हैं। और तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल होता है प्री टर्म लेबर वाले पेशेंट में। इसके बाद है एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको हाइपरथायरायडिज़्म या थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज़ है, तो आपने कौन सी ड्रग देनी है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने देनी है प्रोपालथायोरेसिल। वाई? बिकॉज मेथीमाजोल टेराटोजेनिक होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते। लेकिन सेकंड और थर्ड में आपने कौन सी देनी है, मेथीमाजोल। वाई? बिकॉज प्रोपालथायोरेसिल से हेपाटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके अलावा ये ड्रग्स एक ग्रेनुलोसाइटोसिस भी करवा देती है। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल? मेट्रोनिडाजोल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को बढ़ा देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उड़ा देती है। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपालथायोरेसिल एंड मेथीमाजोल? बोथ आर थायरोपेरोक्सिडेज इनहिबिटर। इसके अलावा प्रोपालथायोरेसिल डी आयोडीनेस एंजाइम को भी इनहिबिट कर देती है। सही हो गया। तो अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट है। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड एमसीक्यू बता दूं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और डीवीटी को प्रिवेंट या ट्रीट करना है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे, सेकंड में वारफरिन देंगे और थर्ड में दोबारा हेपरिन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको अपर जीआई ब्लीड है। अपर जीआई ब्लीड वाला पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, हेमाटोमिसिस के साथ और मेलिना के साथ, ये आपको सिनेरियो में दिया जाएगा। और इसका काज क्या होता है, मोस्ट कॉमन काज इज पेप्टिक अल्सर डिजीज। लेकिन अगर अपर जीआई ब्लीड सिरोसिस की वजह से हुई है तो वो इसोफेजियल वायरसिस की वजह से होती है। तो सिंपल इसोफेजियल वायरसिस का बताना चाहिए था कि उसके लिए ड्रग और चॉइस कौन सी होती है, टर्लीप्रेसिन या वेजोप्रेसिन होती है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप ऑक्ट्रियोटाइड लगाना है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्ट्रियोटाइड? दिस इज सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, और सोमैटोस्टैटिन एनालॉग यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रीशन है, यानी एक्रोमेगैली के लिए, ग्लूकागोनोमा के लिए, इंसुलिनोमा के लिए, जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए, और इसोफेजियल वायरसिस में एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सही हो गया। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। एक पेशेंट है जिसको एस्थमा है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है और आपने बीपी को कंट्रोल करना है। अब एस्थमा वाले पेशेंट में आपने कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देनी? सबसे पहले आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देने क्योंकि वो ब्रोंकोस्पैज्म करवाते हैं। दूसरा, आपने एस इनहिबिटर्स नहीं देने बिकॉज एस्थमा में भी ड्राई कफ होती है, एस इनहिबिटर से भी ड्राई कफ होती है, तो आपको इन दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कौन सी ड्रग नहीं देनी, बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स। और दे कौन सी सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक हो गया। हमारे वार्ड में नाइट्रोग्लिसरीन आइसो किट की फॉर्म में आती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया है, वीटी है, और वीटी में क्या होता है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया होता है। तो ड्रग और चॉइस कौन सी होती है, एमिट्रियोन होती है। सही हो गया। ड्रग और चॉइस इन मर्सा, तो मर्सा के लिए कौन सी होती है, वैनकोमाइसिन, लिनिसोलाइड, और तीसरी फ्यूसिडिक एसिड है। ठीक हो गया। इसके बाद हुक्म के लिए ड्रग और चॉइस बीटा ब्लॉकर को सबसे ऊपर रखना है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक वर्apamil है। इसके बाद एब्सेंट सीजर के लिए कौन सी ड्रग होती है, इथोसुक्सामाइड होती है। इसके बाद एक इक्लेम्प्टिक पेशेंट, अब देखो इक्लेम्प्टिक वाला पेशेंट है तो सीजर्स के लिए कौन सी ड्रग दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन अगर बीपी को कंट्रोल करना है तो कौन सी ड्रग दोगे, आईवी लेबिटोलोल दोगे। इसके बाद एक फीमेल है जिसको फिशी स्मेल वजाइनल डिस्चार्ज है, क्लू सेल है, विफ अमाइन टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक हो गया।
एमसेल क्राइटेरिया फॉलो होता है, गार्डनीला वजाइनालिस से होता है, तो उसके लिए ड्रग कौन सी है, मेट्रोनिडाजोल है। इसके बाद एक फीमेल है जिसको बर्निंग पेन है ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान उसको बर्निंग पेन हो रहा है, ठीक हो गया। अब बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, दिस इज कॉल्ड डिसयूरिया, एंड डिसयूरिया क्या शो करता है कि पेशेंट को यूटीआई हुआ है। अब ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया तो पता लगा कि ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अब देखो ये माइक्रोबियोलॉजी और फार्माकोलॉजी इसको क्या करेगा, लिंक करेगा, सही हो गया। अब देखो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, जो लैक्टोज फर्मेंटेशन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते होते हैं, ठीक हो गया। कौन से बैक्टीरिया करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करता, तो जो ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं ना, उनको लैक्टोज फर्मेंटेशन की बेस पे हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कुछ लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं, कुछ लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते, सही हो गया। कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। जो करते हैं उसका निमोनिक होता है सीख, एस डबल ई के सीख, एस से सिरेशिया, ई से इकोलाई, एंटीरोबैक्टर आ जाएगा और क्लैप्सिल आ जाएगा। और जो नहीं करते ना, तो उसमें आपका आ जाता है सूडोमोनास और साल्मोनेला शिगेला, ये आ जाते हैं। अब देखो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, अब ऑक्सीडेज पॉजिटिव आपका सूडोमोनास ही होता है और ये ग्रीनिश कलर वाली डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक हो गया। अब ग्रीनिश कलर की डिस्चार्ज क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होता है, पायोसियानिन पायोवर्डिन, सही हो गया। तो कौन सी ड्रग देंगे हम, कौन सी ड्रग देंगे, डायग्नोस किया सूडोमोनास एरिजिनोसा जिसने यूटीआई करवाया हुआ है, और ड्रग कौन सी देंगे, हम देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक हो गया। अब जो सूडोमोनास है ना, इसमें मल्टीपल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती होती है। अब कौन सी ड्रग सूडोमोनास के लिए दे सकते हैं, सबसे पहली आती है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन, जिसमें टेंसो आती है, पिपारसिलिन, टेजोबैक्टेम। इसके अलावा आप थर्ड और फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, जिसमें सेफ्टेजिडिम, सेफिपीम है। आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं और कार्बापेनिम्स दे सकते हैं, लाइक मेरोपेनिम, मेरोनिम वगैरह। तो यहाँ ऑप्शन में सिप्रो भी होगा, सेफ्टेजिडिम भी होगा, तो किसको प्रेफर करना है आपने, सिप्रो को प्रेफर करना है, ठीक हो गया। इसके बाद 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, अब देखो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो ड्रग कौन सी दोगे, थायराइडोसिस के लिए मेथिमाजोल है। अब पोस्ट एमआई वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो लिग्नोकेन या लाइडोकेन दोगे। इसके बाद सीवियर कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल का इन्फेक्शन है, सीवियर है, वर्ड देखो सीवियर है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है ना, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल की वजह से होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स क्या करवाती है, कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल के इन्फेक्शन को प्रमोट करती है, जिससे सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। बस 3 एंटीबायोटिक नहीं करवाती, जो जो 3 एंटीबायोटिक नहीं करवाती, ये वो ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, वेनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, फिडोक्सामाइसिन। बाकी सारी एंटीबायोटिक्स ना करवाती होती है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, लाइक इंपॉर्टेंट में क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, पीपीआई, ये आपकी आ जाती है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, इसके लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओरल मेट्रोनिडाजोल। कौन सी होगी, ओरल मेट्रोनिडाजोल। लेकिन अगर सीवियर डिजीज है या मेट्रोनिडाजोल से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने ओरल वैनकोमाइसिन देनी है। लेकिन अगर पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला गया है या टॉक्सिक मेगाकोलोन हो गया है, तो आपने उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ओरल वैनकोमाइसिन और आईवी मेट्रोनिडाजोल। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्लियर। तो अगर आपसे सवाल पूछे सिंपल ड्रग और चॉइस फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो आंसर क्या होगा, मेट्रोनिडाजोल। लेकिन अगर सीवियर है तो वेनकोमाइसिन। अगर लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइक टॉक्सिक मेगाकोलोन है, शॉक हो गया है, तो क्या आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा कॉम्बिनेशन में ओरल वेनकोमाइसिन और आईवी मेट्रोनिडाजोल। इसके बाद है जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन आप टर्मिनल कैंसर वाले पेशेंट में देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया है। मॉर्फिन क्या है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक ड्रग होती है, तो ये टर्मिनल कैंसर वाले पेशेंट में हम थेराप्यूटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मॉर्फिन और कौन सी कंडीशन में एज अ थेराप्यूटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, वैसे तो मॉर्फिन आपकी एडिक्शन वाली ड्रग है, ठीक हो गया, ड्रग ऑफ एब्यूज वाली आती है। लेकिन मॉर्फिन या ओपियाइड्स, इनके ना कुछ क्लिनिकल यूज़ है कि ये सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल होती है,
डायरिया वगैरह के लिए, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए इस्तेमाल हो जाती है। क्लियर, इनके लिए इस्तेमाल होती है। अब देखो CLD वाला पेशेंट है, अपर जीआई ब्लीड है, डायग्नोस क्या होगा, इसोफेजियल पैरेसिस। और मैनेजमेंट में क्या होगा, मेन ड्रग है टेलीप्रेसिन, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो IV ऑक्ट्रियोटाइड, जिसको वार्ड में आप सेंडोस्टैटिन कहते हैं। इसके बाद वन सेकेंड वही है कि GIT ब्लीड वाले में, अपर जीआई ब्लीड वाले में टेलीप्रेसिन आपने प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू ऑक्ट्रियोटाइड। आगे वही बता रहा है कि CLD वाला पेशेंट है, मैटोमेसिस हुई हुई है, तो आपने क्या देना है, आपने टेलीप्रेसिन, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ऑक्ट्रियोटाइड है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको ट्रैवलर डायरिया हो गया है। डायरिया दो तरह का होता है कि एक होम बेस्ड फूड से हो जाता है या फिर कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलर डायरिया होता है। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो ट्रैवलर डायरिया है ना, उसमें फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन इस्तेमाल होती है। कौन सी जनरेशन वाली सेफलोस्पोरिन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सॉरी सेफलोस्पोरिन ही फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनिलोन है, तो फ्लोक्सासिन ना, सेफलोस्पोरिन बोल गया, तो ये फ्लोरोक्विनिलोन है। तो ट्रैवलर डायरिया के लिए आपने फ्लोरोक्विनिलोन को सबसे ऊपर रखना है। क्लियर, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा ओपियाइड, जिसमें डाइफिनॉक्सलेट और लोप्रामाइड ये इस्तेमाल होती है। सही हो गया, डाइफिनॉक्सलेट और लोप्रामाइड। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनिलोन। ये DNA टोपोआइसोमेरेज टाइप 2 और टाइप 4 को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए मेट्रोनिडाजोल होती है। इसके बाद है गैस गैंग्रीन। जो गैस गैंग्रीन होता है ना, वो कोलेस्ट्रीडियम परफरिंजिन से होता है। अब तक हमने कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल का पढ़ा था, अब है कोलेस्ट्रीडियम परफरिंजिन्स। जो कोलेस्ट्रीडियम परफरिंजिन्स है ना, गैस गैंग्रीन कराता है, जिसको मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन जी, या बेंजाइल पेनिसिलिन बोल दो आप सिंपल। सही हो गया, क्लियर। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ड्रग और चॉइस फॉर नाइजीरिया। नाइजीरिया के लिए भी ड्रग कौन सी है, तो आपकी पेनिसिलिन आ जाती है। कौन सी ड्रग आ जाती है, पेनिसिलिन आ जाती होती है, पेनिसिलिन जी वगैरह आ जाती होती है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो पेनिसिलिन जी है वो कहाँ कहाँ पे एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो जो पेनिसिलिन जी है ना, ये आपके नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जिसको मेनिंजोकोकस कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रीडियम परफरिंजिन्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सिफिलिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसको आप बोलते हैं ट्राइपोनिमा पैलिडम, इसके लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ड्रग और चॉइस फॉर सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। अब जो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें कौन कौन से फंगस आ जाते होते हैं, उसमें आपके हिस्टोप्लाज्मोसिस आ जाती है, ब्लास्टोमाइकोसिस आ जाती है, कोक्सीडियाडोमाइकोसिस आ जाती है, पैराकोक्सीडियाडोमाइकोसिस आ जाता है। तो इसके लिए कौन सी होती है, एम्फोटेरिसिन भी होती है, सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर, सही हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ये एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करती है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट लीक कर जाती होती हैं। सही हो गया, तो ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एक पेशेंट है जिसको मक्खियों ने काट लिया, उसका पूरा का पूरा मुंह फेस स्वेल कर गया है और पैरी ऑर्बिटल एडिमा हो गया है। तो फेशियल स्वेलिंग हो गई है और पैरी ऑर्बिटल एडिमा हो गया है, तो पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो गई है, एनाफाइलैक्सिस हो गई है। एनाफाइलैक्सिस के लिए या एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन देते होते हैं, इसके अलावा एंटीहिस्टामिन भी देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग और चॉइस फॉर गोनोरिया। तो गोनोरिया के लिए सेफ्ट्राएक्सोन देते हैं, और इसके अलावा आ, जो सेप्टा होता है, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के तौर पे भी, ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, तो सेप्टा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, गोनोरिया के लिए इस्तेमाल होता है। जो सेफ्ट्राएक्सोन होता है ना, वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द सेफ्ट्राएक्सोन इज थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन। तो 3 जगह पे सेफ्ट्राएक्सोन इस्तेमाल होता है, मेनिंजाइटिस में, गोनोरिया में, और डिससेमिनेटेड लाइम डिजीज में। सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ड्रग और चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी है, तो लीवोथायरोक्सिन दे देंगे। इसके बाद है ड्रग और चॉइस फॉर फंगल साइनोसाइटिस। जो फंगल साइनोसाइटिस होता है वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से होता है, एंड द ड्रग और चॉइस इज एम्फोटेरिसिन बी। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ड्रग यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक इन एक्यूट पेनकिलेटाइटिस। तो एक्यूट पेनकिलेटाइटिस में आपने स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक देना है, तो इसमें सिंथेटिक ओपियाइड देते हैं, जिसमें आपका आंसर आएगा पैथिडीन को। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कॉमन ड्रग जो कि नेजल साइनसिस या फंगल इन्फेक्शन में देते हैं, तो वो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन बी देते होती हैं। नेक्स्ट है ड्रग और चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस जिसमें क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, ठीक हो गया। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वगैरह आपको हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, पेल्विक पेन होता है, डिस्पेरोनिया, हिमेटोचीजिया वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह देखने को मिलती है। तो इसके लिए मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, तो रट्टा मार लेना, एंडोमेट्रियोसिस में दो ड्रग्स होती है, मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और दूसरी आ जाती है डेनाजोल। क्लियर, तो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को ऊपर रखना है और डेनाजोल एक और कंडीशन में भी इस्तेमाल होगी, वो होगा एंजियोएडिमा। इसके बाद एक पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अब ये नहीं बताया कि किस तरह का इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, क्योंकि जो ड्रग्स होती है ना वो मेनली अर्ज इनकॉन्टिनेंस में इस्तेमाल होती है। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आपने अर्जेंसी को कम करना है, तो उसमें आपने जो ड्रग्स देनी है वो होती है एंटी मस्क्रेनिक, जिसमें ऑक्सीब्यूटानिन आ जाती है, ट्रोस्पियम, सोलिफिनासिन, इस सब चीज़ें आ जाती है। क्लियर, और मीरा बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसमें कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में फोलीज कैथेटराइजेशन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक पेशेंट है जिसको मॉडरेट टू सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसमें ड्रग और चॉइस एस इनहिबिटर्स होती है। अब एक बात रट्टा मार लेना कि जो हार्ट फेलियर है ना उसमें तीन तरह की ड्रग्स इस्तेमाल होती है। एक ऐसी ड्रग्स होती है जो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट दैट मीन्स कि हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, उसमें ब्लड आगे ट्रैवल नहीं करेगा ना, कंजेशन हो जाएगी, कंजेशन की वजह से उसको डिस्निया, ऑर्थोपनिया, paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्निया, पेरिफेरल एडीमा, हिपैटोमेगैली, जेवीपी, साइटिस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो लूप डायूरेटिक होती है और थायजाइड डायूरेटिक होती है। लेकिन अगर आपने मोर्टेलिटी को कम करना है तो उसमें एस इनहिबिटर आ जाती है, ए आर बीज आती है, और ए आर बीज को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को आपने इस्तेमाल करना होता है नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर के साथ, जिसको बोलते हैं सैकोबिट्रेल, सैकोबिट्रेल। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि मोर्टेलिटी को भी कम करती है और सिम्टम्स को भी कम करती है, वो होती है हाइड्रोलेजिन प्लस नाइट्रेट्स और एस जी एल टी टू इनिबिटर। अब एस जी एल टी टू इनिबिटर हमने डायबिटीज़ में अच्छे से पढ़ना है, तो ये सारी हार्ट फेलियर की ड्रग्स बता दी है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसमें ऑब्सेशन आती है, फिर उनको दूर करने के लिए कंपल्शंस करनी पड़ती है। ठीक हो गया, तो उसके लिए कौन सी ड्रग है, क्लोमीपेरामीन। व्हाट इज क्लोमीपेरामीन? क्लोमीपेरामीन इमीपेरामीन की छोटी बहन है। तो ये क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आपकी आ जाती होती है। क्लियर, वैसे जो मेन ट्रीटमेंट होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव में वो होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब पेशेंट को ब्रेस्ट का कैंसर है तो कौन सी ड्रग आपने देनी है हार्मोनल रिएजेंट के तौर पर, हार्मोनल एजेंट के तौर पर, तो ये डिपेंड करेगा उसकी एज पर। अगर प्री मेनोपॉजल है तो टोमैक्सोफिन देनी है, जिस जो कि क्या होती है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, कि ये यूट्रस पे एगोनिस्ट होती है, ब्रेस्ट पे एंटागोनिस्ट होती है। लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है तो उसमें आपने एनेस्ट्राजोल, लेट्राजोल देनी है, जो एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं। तो वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि टोमैक्सोफिन क्या है, ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। यूट्रस के ऊपर ये एगोनिस्ट का काम करती है और ब्रेस्ट के ऊपर ये एंटागोनिस्ट का काम करती है। जो रिलैक्सोफिन है ना वो यूट्रस पे एंटागोनिस्ट का काम करती है और बोन्स पे एगोनिस्ट का काम करती है। तो जो रिलैक्सोफिन है ये ओस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस वाले में। अब वो बता रहा है कि टोमैक्सोफिन फॉर प्री मेनोपॉजल वुमेन और रिलैक्सोफिन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, लेकिन दोनों के थोड़े से यूज डिफरेंट है। रिलैक्सोफिन क्यों दे रही है पोस्ट मेनोपॉजल में, कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की वजह से। इसके बाद है ड्रग और चॉइस फॉर हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म एक्ने, हिर्सुटिज्म ओलिगोमेनोरिया, पीसीओएस में होता है, तो उसके लिए क्या देंगे, एंटी एंड्रोजन, जिसमें सिप्रोटिरोन एसीटेट आ जाती है। नेक्स्ट है इनिशियल ड्रग और चॉइस फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, तो कौन सी होती है इन्फ्लुएंजा के लिए, ओसेल्टामाविर और जानामाविर, ये दो ड्रग्स होती है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। बाकी एमेंटाडीन भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको टीनिया सोलियम का पोर्क वार्म, टीनिया सोलियम है जिसको पोर्क वार्म भी कहते हैं, यानी ये पिग वगैरह, टीनिया सोलियम पोर्क में होता है, टीनिया सेजिनेटा बीफ में आपको देखने को मिलता है। और जो टीनिया है क्या,
टीनिया है आपका टेप वार्म है, ठीक हो गया। क्या है आपका टीनिया? टीनिया आपका है टेप वार्म, जिसको आप सिस्टोड कहते हैं। तो एक बात रट्टा मार लेना, सारे सिस्टोड के लिए, सिस्टोड को बोलते हैं ट्रीमाटोड्स, सारे सिस्टोड के लिए सॉरी, सिस्टोड को टेप वार्म बोलते हैं, सिस्टोड्स को टेप वार्म और ट्रीमाटोड्स को फ्लूक। तो सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स, इनके लिए ड्रग और चॉइस प्रेजिक्विंटल है। दोबारा बता दूं, सिस्टोड और ट्रीमाटोड, सिस्टोड को टेप वार्म, ट्रीमाटोड को फ्लूक्स, इन दोनों के लिए ड्रग और चॉइस प्रेजिक्विंटल है। बट एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन इज Echinococcus granulosus, उसके लिए ड्रग और चॉइस एल्बेंडाजोल है। सेम इज द केस फॉर नीमाटोड्स, सारे नीमाटोड्स के लिए ड्रग और चॉइस एल्बेंडाजोल होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सम टिश्यू नीमाटोड्स लाइक ओन्कोसर्का वोल्वुलस के लिए आइवरमेक्टिन होती है, लोआ लोआ और वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इसके लिए डाइथाइल कार्बामेजिन होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था सारा मैंने बता दिया कि टीनिया सोलियम के लिए, जो जिसको पोर्क वार्म कहते हैं, इसके लिए ड्रग कौन सी होती है? प्रेजी क्विंटल होती है। कौन सी होती है? प्रेजी क्विंटल होती है। लेकिन अगर ये सीएनएस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, सीएनएस में सिस्टिक लीजन बना दे, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस कहते हैं, उसके लिए एल्बेंडाजोल एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा इसके लिए प्रेजी क्विंटल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको टेप वार्म का सिस्टोड का इन्फेक्शन है, तो प्रेजिक्विंटल इस्तेमाल होती है। एक्सेप्शन क्या है प्रेजिक्विंटल की? कि अगर पेशेंट को न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस है या काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है, इन दोनों कंडीशन में आपने एल्बेंडाजोल आपने देनी होती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम जनरल फार्माकोलॉजी में जंप करते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपने दो कंसेप्ट को कभी नहीं भूलना, कि ड्रग और बॉडी का इंटरेक्शन, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ठीक हो गया, जो बॉडी ड्रग के साथ करती है या एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या क्या एक्शन होता है, उसको फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ड्रग एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। बॉडी एक्टिंग ऑन द ड्रग, दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी ड्रग के ऊपर काम कर रही है, तो इसमें चार चीजें आती है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। क्लियर? तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या चीजें आती है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन करती है, क्या एक्शन करती है, उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूज, साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, एंटीडोट, ये सब चीज़ें आ जाती है। क्लियर? तो ये आ जाएगा। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में दोनों चीज़ें आती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माको काइनेटिक्स, डायनेमिक्स भी और काइनेटिक्स में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब है कि जो ड्रग है ना, उसका रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड टैकीफाइलेक्सिस, एक्यूट डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो टैकीफाइलेक्सिस की जो टिपिकल एग्जांपल होती है ना, वो आपकी आ जाती है नाइट्रेट्स वगैरह की आ जाती है। जो नाइट्रेट्स है ना, उनका इफेक्ट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ठीक हो गया? दैट इज वाई नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट क्या होता है? नाइट्रेट्स की वजह से मेथियोग्लोबिनेमिया और नाइट्रेट्स की वजह से मंडे डिजीज होता है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं ना, पूरे हफ्ते में तो सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो छुट्टी पर जाते हैं तो उनकी जो टैकीफाइलेक्सिस वगैरह सब खत्म हो जाता है, और ठीक है, अडाप्टेशन वगैरह खत्म हो जाती है। जैसे वापस आते हैं इनको ड्रग का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लाइक हेडेक, फ्लशिंग वगैरह। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितनी डोज आपकी सर्कुलेशन में जा रही है, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अगर आप आईवी रूट से दोगे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। इसके अलावा आप किसी और रूट से दो तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी 100% से कम ही होगी, लेकिन अगर आप आईवी रूट से दोगे तो आपकी 100% मिलेगी। सही हो गया? इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जो दो तरह की ड्रग्स होती है, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। जो एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है। ठीक हो गया? क्लियर? तो आपने रट्टा मार लेनी है। तो एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। और एक और बात रट्टा मार लेना कि अगर आपने ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करना है, सही हो गया, तो आपको ऑपोजिट मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसिडिक ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करना है, ठीक है, अगर आपने एसिडिक ड्रग को एलिमिनेट करना है तो आपने इन्वायरमेंट बेसिक बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट ने
एस्पिरिन ज़्यादा ले लिया है या फिनोबार्बिटल जो कि बार्बिचुरेट होते हैं, ये एसिडिक ड्रग है। अगर आपने इसको बॉडी से बाहर निकालना है तो आपने बेसिक कंपाउंड लेना है, दिस इज सोडा बाइकार्बोनेट। क्लियर। अगर कोई आपने वीक बेस ले लिया है लाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले लिया है या एम्फिटामिन ले लिया है, तो इसके लिए आपने क्या देनी है, इसके लिए आपने एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और एसिडिक इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते होते हैं, हम एसिडिक इन्वायरमेंट अमोनियम क्लोराइड से क्रिएट करते होते हैं। क्लियर, तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं नेक्स्ट, द फिनोमिना जिससे बॉडी हमारी ड्रग हमारी बॉडी पे काम करती है उसको फार्माकोडायनामिक कहते हैं, बॉडी का ड्रग के ऊपर इफेक्ट उसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। इसके बाद मॉर्फिन और नैलक्सोन, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। जो मॉर्फिन और नैलक्सोन, जो नैलक्सोन है ना, मॉर्फिन का क्या है, एंटीडोट होता है। तो ये एंटीडोट असल में ये एंटीडोट है, तो ये फार्माकोडायनामिक बेस्ट आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया, इसने दोनों ही डाल दिया है। इसके बाद आगे बता रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक एग्जाम्पल क्या रहा है। तो फार्माकोकाइनेटिक में ये है, अगर कोई पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है तो एस्पिरिन की वजह से क्या होगा, एस्पिरिन की वजह से मीथोट्रेक्सेट की एलिमिनेशन कम से कम होगी। एलिमिनेशन किस में आती है, फार्माकोकाइनेटिक्स में आती है। इसके बाद आगे एल्ब्यूमिन के बारे में बताया गया है कि एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग से बाइंड करती है और ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक ड्रग से बाइंड करती है। व्हाट इज टैक्योफाइलैक्सिस के ड्रग का रिस्पॉन्स बहुत तेजी से गिर गया है। एग्जाम्पल कौन सी होती है, नाइट्रेट्स की होती है। इसके बाद है कि रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग विच इज करेक्ट, तो आंसर वेरिएबल। हर ड्रग के कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसके पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स कितने हैं। इसके बाद है कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते होते हैं। अगर आपने मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी करवानी है तो ड्रग को हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए ताकि वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सके, और दूसरा हाइड्रोफिलिक को भी होना चाहिए ताकि वो प्लाज्मा में ट्रैवल हो सके। तो अच्छी ड्रग हाइड्रोफोबिक भी होती है और हाइड्रोफिलिक भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करना है, तो आप आईवी रूट से दें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर आपको देखने को मिलता होता है, लीवर और किडनीज के अंदर देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट से होती है। अगर आईवी ऑप्शन में ना हो तो सबलिंगुअल सेकंड ऑप्शन आता है। इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द ब्लड है। इसके बाद कौन सी एंटीमेटिक ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंटीमेटिक जो कि वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पे जाके बाइंड करती है, तो इसमें मेटाक्लोप्रामाइड जिसको मेटाक्लोन कहते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम उसको आईवी रूट से ही देते होते हैं मोस्टली। इसके बाद है कि जो ड्रग्स एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है दे आर इनएक्टिव अनटिल एक्टिव। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग ऐसी ड्रग है जिसको एक्टिवेशन की जरूरत होती है, तो ऐसी ड्रग इनएक्टिव होती है। यानी ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो तो वो अपने टिश्यू पे बाइंड नहीं करेगी ना, तो ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है वो इनएक्टिव होती है। ठीक हो गया। फिर वो लीवर के पास आती है, लीवर उसकी एक्टिवेशन करता होता है। सही हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक की एग्जांपल क्या है, थायजाइड और लिथियम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। जो थायजाइड डायूरेटिक ना, ये करते क्या है, थायजाइड डायूरेटिक ये कहने का मतलब है कि ये लिथियम की एक्सक्रीशन को कम कर देती है, एलिमिनेशन को कम कर देती है। और लिथियम कहाँ इस्तेमाल होती है, बाईपोलर डिसऑर्डर में इस्तेमाल होती है। लिथियम कहाँ इस्तेमाल होती है, बाईपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आपने कभी नहीं भूलना कि लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और लिथियम की क्या टॉक्सिसिटी होती है कि लिथियम की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, एब्स्टीन एनॉमली होती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ट्रेमर्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो जो डायूरेटिक्स होती है ना, ये इसके एलिमिनेशन को कम करती है। अब चूंकि एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन आ रहा है तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स है, जबकि मॉर्फिन और नैलक्सोन ये एंटीडोट है ना, तो ये फार्माकोडायनामिक्स में आता है। इसके बाद हम दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं, वह थेराप्यूटिक इंडेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ थेराप्यूटिक इंडेक्स, ये दो चीज़ों का रेशो होता है। ठीक हो गया। एक बात रट्टा मार लेना कि हमें ड्रग की वो मिकदार जो टॉक्सिक इफेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं टॉक्सिक डोज, और एक वो डोज होती है जो हमें क्लिनिकल इफेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक डोज। तो टॉक्सिक डोज ओवर थेराप्यूटिक डोज, इन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। टॉक्सिक डोज ओवर
थेराप्यूटिक डोज। एक बात रट्टा मार लेना, जो ड्रग थोड़ी मिकदार में टॉक्सिसिटी करवाएगी ऐसी ड्रग अनसेफ होती है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो हमारी ड्रग की सेफ्टी होती है ना, वो थेराप्यूटिक इंडेक्स से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वो ड्रग सेफ होगी जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब है कि उस ड्रग की टॉक्सिक डोज क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादा डोज दोगे तभी टॉक्सिसिटी होगी। क्लियर? तो थेराप्यूटिक इंडेक्स सेफ्टी मार्जिन बताता होता है। इसके बाद है थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो ना एक रेंज होती है, मिनिमम क्लिनिकल इफेक्ट और मैक्सिमम टॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग है जिसकी 8 से 12 रेंज है, तो 8 की डोज में वो क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, 12 की डोज पे वो मैक्सि और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसके दरमियान जो रेंज होती है ना, वो थेराप्यूटिक विंडो है। इसके बाद पोटेंसी है। पोटेंसी का क्या होता है कि वो ड्रग की कंसेंट्रेशन जो 50% ऑफ द इफेक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग विच कैन प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक हो गया? अब जो ड्रग के इफेक्ट है वो टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो पोटेंसी होती है ना, पोटेंसी क्या शो करती है, ड्रग की एफिनिटी को शो करती है। अब वो ड्रग जो हमें थोड़ी कंसेंट्रेशन में चाहिए फॉर अ गिवन इफेक्ट, तो उसकी एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एफिनिटी और पोटेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया? अगर जिस ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी कम होगी, मतलब कम कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर अ गिवन इफेक्ट। एफिकेसी क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्ट जो कि ड्रग प्रोड्यूस कर सकती होती है, इसको आप ई मैक्स कहते होते हैं। एंड व्हाट इज द प्रोब एंड, कि जो सबसे पहला बंदा आता है डॉक्टर के पास, एक अफेक्टेड फैमिली, एक फैमिली पूरी अफेक्ट हो गई है, सबसे पहला बंदा आएगा उसको बोलेंगे प्रो बैंड। तो जो सेफ्टी मार्जिन है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स बताता होता है। अगर किसी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होगा, नैरो, नैरो का क्या मतलब होगा, नैरो का मतलब है कि वो ड्रग क्या होगी, अनसेफ ड्रग होगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है। तो वो ड्रग क्या होगी, असल में ना नैरो थेरापेटिक विंडो बताना चाहिए था जिसकी रेंज होती है। सही हो गया? तो ऐसी ड्रग ना, उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होगी। जब हाफ लाइफ शॉर्ट होगी तो फौरन ही स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगी। व्हाट इज स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट एक कंटिन्यूअस ड्रग की कंसंट्रेशन होती है जो कि प्लाज्मा में ट्रैवल कर रही होती है। ठीक हो गया? इसके बाद जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है ड्रग का, वो क्या इंडिकेट करता है, सेफ्टी प्रोफाइल को इंडिकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, कि अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम से कम हो तो और हमें इफेक्ट भी मिले, तो वो ड्रग कहाँ इस्तेमाल होगी, वो ड्रग लोकल एक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। ये एक्सप्लेन कर रहा है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में हमने लोकलाइज्ड जगह को सुन करना होता है, तो उसमें आप साथ में आप एपिनेफ्रिन देते हैं जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया उसी जगह पे ही काम करते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी नहीं आती। इसके बाद है रिगार्डिंग एस्टामाइनोफेन, इसके थेराप्यूटिक विंडो कम है एस्पिरिन से। दैट मीन्स के इसकी जो रेंज है ना, रेंज वो कम है एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। इसके बाद जो थेराप्यूटिक डोज होती है ना ड्रग की, थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज, ये सारी पोटेंसी पे ही डिपेंड करती है। पोटेंसी कंसंट्रेशन को बोलते होते हैं फॉर अ गिवन इफेक्ट। इसके बाद जो किसी भी ड्रग की आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए आपने बेस्ट जो पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है, वो उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। कौन सा बेस्ट पैरामीटर है, वो है प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। और एक फार्मूला भी होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्लियरेंस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे रहते हैं जो थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज पोटेंसी पे डिपेंड करती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स सेफ्टी प्रोफाइल को शो करती होती है। इसके बाद एक डोज रिस्पॉन्स कर्व, दो तरह की कर्व होती है, एक है डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है। ठीक हो गया? एक होती है आपकी क्वांटल वाली कर्व्स होती है। क्लियर? तो जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है ना, वो क्या शो करती है, वो आपकी पोटेंसी को शो करती होती है। क्या शो करती होती है, पोटेंसी के लिए डोज रिस्पॉन्स कर्व। दूसरी क्वांटल रिस्पॉन्स कर्व होती है जिसमें आप क्वांटे देखते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं रिगार्डिंग स्टीप डोज कंसंट्रेशन। तो जितनी ज़्यादा स्टीप होगी उतनी ज़्यादा पोटेंसी ज़्यादा होगी। स्टीप होने का मतलब है कि ये ड्रग ना, ये किसको क्रॉस कर रहा है, मतलब जितना ज़्यादा स्टीप होगी उसकी कहने का मतलब है एफिनिटी क्या होगी, एफिनिटी आपकी कम हो जाएगी, पोटेंसी बढ़ जाती होती है। तो ये आपने रट्टा मार लेना है, मतलब आपको ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए।
हालांकि ये थोड़ा सा ऑपोजिट बता रहे हैं। जितना ज़्यादा स्लोप आप कम करोगे ना, पोटेंसी उसके हिसाब से बढ़ेगी। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है वो एफिकेसी से होता है। अच्छा, जो है ना ऊपर वाला, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसको मैं देख लूँगा। इसके बाद जो थायोपेंटेलाइट बारबिटूरेट होती है, इसका 15 मिनट का ड्यूरेशन है। मतलब इतना शॉर्ट एक्टिंग क्यों होती है? बिकॉज इन ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन रैपिड होती है। ऐसे ड्रग जो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाती है और इफेक्ट भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर देती है। इसके बाद जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, उसको अचीव करना है आपने। अगर आपने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करना है तो कैसे अचीव करोगे आप? क्लियर? तो आपने क्या देना है, इनिशियली आपने लोडिंग डोज देनी है, फिर आपने मेंटेनेंस डोज देनी है। ठीक हो गया? क्लियर? और जो टाइम होता है टू द स्टेडी स्टेट, वो हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया? जिस ड्रग की हाफ लाइफ क्या होगी, छोटी होगी, वो जल्दी से स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगी। सही हो गया? तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। एक पर्सन है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन से एक्सपोजर है। मैंने बताया था कि जो नाइट्रेट्स है उनका टैकीफाइलेक्सिस होता है, जिसकी वजह से मंडे डिजीज होता है कि हर मंडे को आते हैं तो उनको हेडेक, फ्लशिंग होती है। तो उसका कॉज क्या होता है? टॉलरेंस की वजह से होता है। टॉलरेंस। ठीक हो गया? अच्छा, पहले मैंने टैकीफाइलेक्सिस गलती से बोल दिया था। टॉलरेंस असल में मैकेनिज्म है। टॉलरेंस का मैकेनिज्म ये है। वैसे टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस एक ही जैसे ही होते हैं। ठीक हो गया? तो मंडे डिजीज टॉलरेंस के डेवलप होने की वजह से होता है। टॉलरेंस को अडाप्टेशन वगैरह भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं ना, तो वो ड्रग से एक्सपोजर कम हो जाता है, जिसकी वजह से टॉलरेंस खत्म हो जाती है, फिर टैकीकार्डिया, डिजीनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं हाफ लाइफ ऑफ डोपामीन। 2 मिनट है। तो हमें अगर हम कितने टाइम बाद कांस्टेंट लेवल ऑफ डोपामिन अचीव हो जाएगा? स्टेडी स्टेट कब अचीव हो जाएगी? स्टेडी स्टेट एक कांस्टेंट लेवल को बोलते हैं। तो एक बात रट्टा मार लेना कि 4 से 5 हाफ लाइफ गुजरने के बाद ड्रग अपनी स्टेडी स्टेट को क्रॉस कर जाती है। 4 से 5 हाफ लाइफ। तो डोपामिन की हाफ लाइफ 2 मिनट है। तो 4 से 5 हाफ लाइफ होगी तो ये 8 से 10 घंटे हो जाएगी। तो बेस्ट आंसर 9 मिनट्स ही है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक हो गया? तो ये बात रट्टा मार लेना कि अगर आपसे बताया जाए कि हाफ लाइफ दी हो, तो हाफ लाइफ को 4 से 5 हाफ लाइफ चाहिए होती है स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। सही हो गया? इसके बाद एक पेशेंट है जो कि डाइजोक्सिन थेरेपी पे है फॉर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। डाइजोक्सिन दो ही कंडीशन में इस्तेमाल होती है, एक आपका एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में, और दूसरा एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अब उसको डाइजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। जब उसने ब्लड एनालिसिस करवाया गया तो डाइजोक्सिन 4 नैनोग्राम की थी। तो कहते हैं कि आपने डाइजोक्सिन को कब तक विद होल्ड करना है? जब तक वो 1 नैनोग्राम से नीचे ना आ जाए। तो एक बात रट्टा मार लेना कि डाइजोक्सिन की हाफ लाइफ क्या है? 36 आवर है। मतलब जब 36 आवर गुजरेंगे तो वो 4 से 2 हो जाएगी, और अगेन 36 आवर गुजरेंगे तो वो 2 से 1 हो जाएगी। तो हाफ हो जाएगी, 1 तक आ गई ना, तो उसको 2 हाफ लाइफ लगेगी। 2 हाफ लाइफ लगेगी मतलब 72 आवर्स लग जाएंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स। जो क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स होती है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो हाफ लाइफ पे डिपेंड करती है। हाफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कोई जनरल फार्माकोलॉजी में स्टार्ट होता है। हाफ लाइफ क्या होता है? ये वो टाइम है जिसमें जो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन है वो हाफ कम हो जाती है। अब इसका फार्मूला यही है, टी हाफ लाइफ इक्वल टू 0.7 ही कर दो, ऊपर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे क्लियरेंस आ जाती होती है। क्लियर? तो ये बात आपने रट्टा मार लेना है। अब यहाँ पर ना दो तरह की काइनेटिक्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और एक होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होती है। जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होती है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो ड्रग की एलिमिनेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग कंसंट्रेशन की। जो ड्रग की एलिमिनेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग कंसंट्रेशन के। ठीक हो गया? यानी जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी एलिमिनेशन या क्लियरेंस भी ज़्यादा होगी। यानी एक गिवन टाइम के अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होगा। जबकि जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन का क्या मतलब है? जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो ड्रग कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी पर यूनिट टाइम। जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होती है। अब जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन सिर्फ 3 ही ड्रग में अप्लाई होता है। मिमोनिक है, पी फेनेटॉइन,
एथेनॉल, एस्पिरिन। ठीक हो गया, क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बताया हुआ है कि अगर एक ड्रग को कांस्टेंट रेट से दिया जाए तो उसको 4 से 5 हाफ लाइफ लगती है स्टेडी स्टेट को अचीव करने में। स्टेडी स्टेट का मतलब है कांस्टेंट ड्रग लेवल, क्लियर? और अगर 90% की बात करें तो 3.3 हाफ लाइफ लगेगी। अगर कंप्लीट 100% की बात करें तो 4 से 5 हाफ लाइफ लग जाती है। तो वो बता रहा है कि हाफ लाइफ रेफर्स टू के कितना टाइम लगेगा वन हाफ ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज होने में। ऐसी ड्रग जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है तो वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को क्विकली रीच कर लेती है, जिनकी ज़्यादा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है वो क्लियरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। और प्लाज्मा हाफ लाइफ एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ हाफ लाइफ्स के बारे में, थोड़े फैक्चुअल है। ठीक हो गया। अब कुछ हाफ लाइफ के बारे में, कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कैटेकोलामीन्स है ना, कैटेकोलामीन में एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डोपामीन आता है। उनकी हाफ लाइफ 1 से 2 मिनट होती है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनकी होती है ऑलमोस्ट, ये समझ लो, 1 से 1.5 घंटा। जो राइनिन होती है उसकी 10 से 15 मिनट होती है। जीएनआरएच की 2 से 4 होती है। सही हो गया। एल्डोस्टेरॉन की 20 मिनट से। तो बहुत वोलेटाइल इन्फॉर्मेशन है। बस रट्टा मार लेना। जो कैटेकोलामीन है ना बहुत तेज़ी से रैपिडली काम करते होते हैं, लाइक 1 से लेकर 2 मिनट। जीएनआरएच ये भी रैपिडली काम करता होता है, जबकि जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है स्लो स्लो लाइक घंटा ले लेते हैं। इसके बाद आगे है कि कौन से हार्मोन की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। ऐसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है गिवन ऑप्शन में कैटेकोलामीन्स की, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होगा तो जीएनआरएच 2 से 4 मिनट है। इसके बाद शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ वही कैटेकोलामीन, इनमें से कोई आपका आ जाएगा। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, जिनकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, ऐसी ड्रग्स जिनकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को फ़ौरन अचीव कर लेती है, तो उनको आपने कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में चलाना होता है। ऐसी ड्रग्स जिनकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है उनको आप स्लोली स्लोली देते होते हैं, इंटरमिटेंट इन्फ्लुएंस से चलाते हैं। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ सीजियम 137 इज 33 साल के होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफोल इन एनेस्थीसिया। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो हमारी जीओटी होती है ना 8 से स्टार्ट होती है, 8 से लेकर 2 बजे तक। ठीक हो गया। तो टोटल 6 घंटे बनते हैं, तो इसी में प्रोपोफोल लग ही जाता है। हाफ लाइफ ऑफ सिमिटिडीन जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, तो ये 2 आवर्स होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि 100% ऑक्सीजन को ब्रेथ कर रहा है, तो इस केस में हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 2 घंटे हो जाएगी। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है ना तो हाइपर बारिक ऑक्सीजन थेरेपी आपने देनी है। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ कैनामाइसिन इन पेरीलिम्फ इज 12 आवर्स। सब ये सारे फैक्चुअल है। रट्टा मार लेना कि कैटेकोलामीन्स और जीएनआरएच उनकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है। सही हो गया। तो इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं, कुछ एंटीडोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर एंटीडोट्स, एंटीडोट्स किसको शो करते हैं? फार्माको डायनेमिक्स को शो करते हैं। क्लियर? तो कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर कोई फार्मर है तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होगी तो उसमें क्या देगी? एट्रोपिन देगी। कौन से ड्रग देगी? हम उसमें एट्रोपिन देंगे और प्रेलिडॉक्सिन भी देंगे। सही हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं एस्टामाइनोफेन। एस्टामाइनोफेन में कौन सी देगी? एनिसिटाइलसिस्टीन देंगे जो कि ग्लूटाथायोन को रैप्लेनिश करेगा। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट फ्लूमाजेनिल होता है। हेपरिन का प्रोटामिन सल्फेट होता है, और हेपरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपोटेंशन। ओपियाइड्स का नैलोक्सोन होता है, और रिलैप्स के लिए नालट्रेक्सोन देते होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं वारफरीन के लिए एंटीडोट डिपेंड करेगा। अगर इमीडिएटली रिवर्स करना है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपने देना होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको एंटागोनाइज करना है तो आपने डिलेड इफेक्ट के लिए विटामिन के आपने देना है। क्लियर? क्या देना आपने? विटामिन के आपने देना होता है। अदरवाइज अगर आपने इमीडिएटली वारफरीन को रिवर्स करना है तो आपने क्या देना है? आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसमें सारे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। जबकि क्रायोप्रेसिपिटेट में कौन से होते हैं? 8-13 होते हैं। 8-13। क्लियर? इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं जो आपका आता है हमारा मिथोट्रिक्सेट। ओके, जो मिथोट्रिक्सेट है, मिथोट्रिक्सेट हो गया, 5-फ्लोरोयूरेसिल हो गया, उसमें आप फोलिनिक एसिड या ल्यूकोवोरिन देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर में आप क्या देते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। बेस्ट कौन सा है आपका? ग्लूकागोन होता है। इंट्रामस्कुलर आप देते होते हैं बीटा ब्लॉकर में। बाकी बीटा ब्लॉकर में, अगर बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया,
ब्रेडिकार्डिया हो गया तो एट्रोपिन देंगे, वरना अदरवाइज ग्लूकागोन और सेलाइन देते होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप 100% ऑक्सीजन थेरेपी आप देते होते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, उसमें सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं और बॉडी से निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड देते हैं ताकि यूरिन एसिडिफाई हो जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एस्पिरिन के लिए क्या देते हैं, 1 सेकेंड सोडा बाइकार्ब देते होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, तो वह नैलक्सोन आता है। फ्लूमाजेनिल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये कुछ आ जाता है तो आधे से 1 घंटा हो जाता है। इसके बाद पैरासीटामोल कैनेसिडाइल सिस्टीन है। एंटीडोट ऑफ वारफरिन तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वाइटामिन की आ जाता है। और एंटीडोट को आपने हमेशा आईवी रूट से देना है क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और तेज़ी से काम करते हैं। इसके बाद एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। अब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बारबिचुरेट्स की वजह से भी हो सकता है, ओपियाइड की वजह से भी हो सकता है। अब ओपियाइड को रिवर्स करने के लिए नैलक्सोन देते हैं। उसको नैलक्सोन दिया लेकिन उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ तो उसका मतलब बारबिचुरेट है। तो बारबिचुरेट की टॉक्सिसिटी के लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, ईटीटी लगाते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। प्रोटामीन का प्रोटामीन कहाँ यूज होती है, बेंजोडाइजेपिन का एंटी नहीं, प्रोटामीन किसका एंटीडोट होता है, हेपरिन का एंटीडोट होता है। ठीक हो गया। फ्लोमाजेनिल तो बेंजोडाइजेपिन का होता है तो उसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन है। लिकोवोरिन 5-फ्लोरोयूरेसिल में देते हैं, मिथोट्रेक्सेट वगैरह में देते होते हैं। सही हो गया। इसके बाद है कि एंटीडोट आप आईवी रूट से देते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसने एस्पिरिन खा लिया तो एंटीडोट क्या दोगे, सोडा बाइकार्ब, जो कि आप टीसीए में भी देते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया है, दैट मीन्स के प्लेटलेट्स का मसला है, क्या तो प्लेटलेट्स का नंबर कम है या प्लेटलेट्स की क्वालिटी ख़राब है, या तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम हो सकता है या फिर ग्लेंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया हो सकता है या एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर यूरेमिया की वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसने एस्पिरिन ले लिया है। एस्पिरिन की वजह से क्या होता है, एस्पिरिन की वजह से रेस्पिरेटरी एल्किनोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उसके लिए सोडा बाइकार्बोनेट दे देंगे। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पोटेशियम डिप्लीशन। अच्छा एक बात रट्टा मार लेना कि जब आपका पोटेशियम कम होता है ना तो प्रोटॉन्स भी कम हो जाते हैं, यानी जब हाइपोक्लीमिया होगा तो एसिडोसिस नहीं होगी बल्कि हाइपोक्लीमिया की वजह से एल्किलोसिस होगी, और एल्किलोसिस का मतलब है बाइकार्ब बढ़ गया, प्रोटॉन्स कम हो गया। इसके बाद एक पेशेंट जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ले रहा है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस 3 जगह पे इस्तेमाल होती है, ग्लूकोमा में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा माउंटेन सिकनेस में इस्तेमाल हो जाते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और पल्मोनरी एडीमा वगैरह में भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को। सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, सॉरी पल्मोनरी एडीमा तो साइड इफेक्ट के तौर पे आ जाएगा। ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एस्टाजोनामाइड ग्लूकोमा में, माउंटेन सिकनेस में और इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में। और क्या साइड इफेक्ट होता है, टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा और कैल्शियम रिस्पॉन्स हो जाएगी क्योंकि पीएच हाई हो गई है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई है तो आप तो इस केस में मट्टी कहाँ से लोगे, तो मट्टी आप कबर के किसी भी साइड से ले सकते होते हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा कुछ और एंटीडोट रहते हैं, लाइक आर्सेनिक में क्या देते हैं एंटीडोट, डाइमर कैप्रोल और सक्सीमर देते होते हैं। कॉपर का एंटीडोट होता है जो कि विल्सन डिजीज में होता है, पेनिसिलामिन, ट्राइएंटीन, जिंक देते हैं। साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है, हाइड्रोक्सो कोबालामीन होता है और सोडियम थायोसल्फाइड देते हैं, थायोसल्फेट देते हैं नाइट्राइट्स के साथ। सही हो गया। क्लियर। इसके बाद हम आगे डेबिकेट्रान, इसका एंटीडोट इडारिसुजिमाब होता है। और जबकि डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर एपेक्साबान, रिवोक्साबान, इनका एंटीडोट होता है एंटी एक्सेनेट। डाइजोक्सिन का क्या होता है, डीजी बाइंड होती है। हेपरिन का प्रोटामीन होता है। आयरन का डिफ्रोक्सामीन, डिफ्रासिरोक्स, डिफ्रासिपिरॉन होता है। लेड का क्या होता है, लेड का पेनिसिलामीन या ईडीटीए, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती होती है। मरकरी का डाइमर कैप्रोल होता है। मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीज एजेंट है, उसके लिए फोमीपेजोल इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो एथेनॉल आपने लिखना है। मेथिमाग्लोबिन के लिए मिथाइलिन ब्लू या विटामिन सी होता है। एस्पिरिन और टीसीए के लिए सोडा बाइकार्ब आपका आ जाता होता है, और वारफेरिन के लिए विटामिन के बता दिया और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अगर आपने इमीडिएटली रिवर्स करना है।
इसके बाद भी बताया कि एस्पिरिन की वजह से क्या साइड इफेक्ट होते हैं। एस्पिरिन की वजह से ना इनिशियली रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस होती है और लेटली क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और क्या साइड इफेक्ट होते हैं एस्पिरिन के, बच्चों में नहीं देनी, खासतौर पर अगर कोई इन्फ्लुएंजा वाला बच्चा है, कोई वायरल इन्फेक्शन वाला बच्चा है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसको राई सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको राई सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी है मैंने एस्पिरिन के बारे में। बाकी एस्पिरिन के साइड इफेक्ट भी कुछ टीनाइटिस वगैरह हो जाती है, कान से रिलेटेड है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है अस्थमा वाले पेशेंट में, एक ही आई में पेशेंट चले जाता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाती है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, राई सिंड्रोम हो जाता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो सकती है। तो एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एस्पिरिन इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है। लो डोजेस में जो एस्पिरिन होती है ना, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देती है। थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब एस्पिरिन की वजह से इनिशियली रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस होगी, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, फिर कोमा हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा। बाकी एस्पिरिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। कैसे करती है? थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन कम हो जाती है। अब एस्पिरिन के जो ओवरडोज इफेक्ट है वो उसके तरतीब रट्टा मार लो, TRMCD, TRMCD, टीनाइटस, रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा होगा, फिर फाइनली डेथ हो जाएगी। तो एस्पिरिन का अगर ओवरडोज हो गया है तो क्या साइड इफेक्ट होगा? रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्पिरिन फीवर को कैसे कम करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को कम कर देती है। सही हो गया। आगे एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को भी इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन कम हो जाती है। दैट इज़ वाई ये हम इसको एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, MI वाले में, स्ट्रोक वाले पेशेंट में, DVT वाले पेशेंट में, ये वाला ऐसा वाला। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि एस्पिरिन इरिवर्सिबली काम करती है, रिवर्सिबली प्लेटलेट के फंक्शन को कम कर देती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को कम कर देती है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम कर देती है, लो डोजेस में खास तौर पर थ्रोम्बोक्सिन A2 पर। क्लियर? तो ये सारा आ जाएगा हमारा। बाकी एस्पिरिन के कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है CLD वाले पेशेंट में। ठीक हो गया। पैरासीटामोल थोड़ी सेफली दे सकते होते हैं, लेकिन एनसेड वगैरह थोड़ा ज़्यादा साइड इफेक्ट करवा देती होती है, क्योंकि एक ही आई करा देती है, हिपैटोरेनल सिंड्रोम करवा देती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर या GI हैमरेज, अपर GI ब्लीड करवा देती है। पैरासीटामोल CLD वाले पेशेंट में सेफ होती है, लेकिन डोज आपने कम करनी होती है, 2 to 3 ग्राम्स। लेकिन एस्पिरिन आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा पैथिडीन भी नहीं देते होते। कुछ ऐसी बेंजोडाइजेपिन है जो लिवर डिजीज में दे सकते होते हैं, लाइक लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, टीमाजिपाम। बाकी वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। तो ये सारा हो जाएगा। बाकी इसके बाद है कि एक पेशेंट जो कि एस्पिरिन ले रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है या कोई स्ट्रोक वाला पेशेंट है, एस्पिरिन ले रहा है, तो सर्जरी होनी है तो कितने दिन पहले ये छोड़े? बिकॉज एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट है ना, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देती है। अगर एस्पिरिन ना स्टॉप की तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो इनको कितने दिन पहले रोक देना है? तो ये इसका निमोनिक है 1 2 3। तो एस्पिरिन ए है तो ए सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है, तो आपने सर्जरी से एक हफ्ता पहले एस्पिरिन रुकवा देनी है। इसके बाद है लिथियम, एल से बनता है, तो इसमें दो दो स्ट्रेट लाइंस आ रही है ना एक एल बनाने में, तो 2 वीक्स है। इसके बाद मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, उसमें 3 आ रहे हैं लेटर्स, तो 3 हफ्ते। और ईस्ट्रोजन में जो ई है उसमें 4 लाइन से बन रहा है, तो 4 1 2 3 4 एस्पिरिन, लिथियम, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और ईस्ट्रोजन पिल्स। इसके बाद कुछ कॉक्स इनहिबिटर्स पढ़ते हैं। तो जो कॉक्स इनहिबिटर्स है ना, 2 तरह के होते हैं, सिलेक्टिव रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल है उसमें एस्पिरिन आती है, जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर देती है। जो कॉक्स 1 एंजाइम होता है वो होता है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को मेंटेन करता होता है, प्रोटेक्ट करता होता है। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसी ड्रग्स है जो दोनों को इनहिबिट कर देती है। पहले तो आपने ये पढ़ना है, कुछ ड्रग्स इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है, तो इसमें एस्पिरिन है। जो रिवर्सिबल है उसको 2 में डिवाइड करना है, कुछ दोनों को इनहिबिट करती है, कुछ कॉक्स 1 को ज़्यादा इनहिबिट करती है, कुछ सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। ऐसी ड्रग जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करती है, इरिवर्सिबल, तो एस्पिरिन है। जो रिवर्सिबल है उसमें डाइक्लोफिनाक या इंडोमेथासिन आ जाती है। जो कॉक्स 1 को ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू जो कॉक्स 2 को ज़्यादा करती है,
तो उसमें आती है मिलॉक्सिकाम, पिरोक्सिकाम, और जो कोक्स 2 के लिए स्पेसिफिक है उसमें सिलोकॉक्सिब आ जाती है। तो ये 3-4 एमसीक्यू है। कोक्स 2 के लिए सिलेक्टिव या स्पेसिफिक कौन सी है, सिलोकॉक्सिब है। पोटेंट कौन सी है, मिनॉक्सिकाम, पिरोक्सिकाम है। इरिवर्सिबल कौन सी है, एस्पिरिन है। और रिवर्सिबल इंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनाक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक फीमेल पेशेंट है जिसको एब्डोमेन के ऊपर वेसिकल्स बनना शुरू हो गया है, जो कि बुढ़े में डेवलप होना शुरू हो गया है। लेकिन ये अम्बलाइकस को सपेयर करना शुरू कर देते हैं। एब्डोमेन के अंदर है वेसिकुलर इरप्शंस है जो कि प्रेगनेंसी में हो रही है, लेकिन अम्बलाइकस को सपेयर कर रही है। तो ये पेम्फिगस जेस्टेशनिस होती है, पेम्फिगस जेस्टेशनिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी जिसको स्किन चेंजेस है लाइक हेप्सी की वजह से। तो हेप्सी में क्या स्किन के ऊपर चेंजेस देखने को मिलती है, मतलब हेपेटाइटिस सी से क्या हो जाएगा, सिरोसिस या सीएलडी हो जाएगा। और सीएलडी का पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता होता है। तो स्किन के ऊपर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती है सीएलडी की। तो सीएलडी का स्किन के ऊपर क्या क्या आएगा इफेक्ट, लाइक जॉन्डस होगा, स्पाइडर एंजियोमास हो गए, स्पाइडर टीलैंगजेक्टेसिया भी कहते हैं, पाल्मर इरिथीमा देखने को मिलता है, परपरा, टिकिया, पैलर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद वो कौन सा हार्मोन है जिसकी सिक्रीशन प्रेगनेंसी में इंक्रीज नहीं होती, ओवरऑल बात करें तो वो ग्रोथ हार्मोन होती है। अब अब असल में होता है क्या, प्रेगनेंसी में फर्स्ट हाफ के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, सेकेंड हाफ में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। ओवरऑल प्रेगनेंसी में कांस्टेंट हो गया। और ये फर्स्ट हाफ में ग्रोथ हार्मोन क्यों कम होता है, क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक फीमेल पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग और कोआगुलेशन डिफेक्ट है, मतलब उसको डीआईसी है और इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है। इंट्रा यूट्राइन डेथ की वजह से डीआईसी हुआ हुआ है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस करनी है, ठीक हो गया। पर आपने फ़ौरन डिलीवरी करनी है। अगर डीआईसी डेवलप हो गया है तो इमरजेंसी सी सेक्शन करके उसको डिलीवर करो, यूट्रस को इवैक्यूएट करो, अदरवाइज पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी हमारी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटीमेटिक विद हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। तो वो मेटाक्लोप्रामाइड आ जाती होती है। और लेकिन अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी या सर्जरी, कीमो की वजह से या रेडिएशन की वजह से या सर्जरी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग आ रही है तो आपने ओडेनसेट्रॉन देनी है, जो कि सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। जबकि मेटाकोलोन के बारे में क्या बात की जाती है, ये D2 रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, प्रोलैक्टिन के लेवल को ये बढ़ा सकती होती है। और ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा देती है और गैस्ट्रिक एम्पटाइम को भी बढ़ा देती है। दैट इज़ वाई हम इसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में भी इस्तेमाल करते हैं। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा दिया, स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा दिया, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा दिया। तो जो ऑनसेट होती है ये सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। जो एलोसेट्रॉन है ना वो डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है, आईबीएस में इस्तेमाल होती है, वो भी टाइप 3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जबकि 1A 1D एगोनिस्ट वो सोमाट्रिप्टान होती है, वो माइग्रेन वाले पेशेंट में देते हैं। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में मेटाक्लोप्रामाइड देते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एलईएस की टोन को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक एंटाइन को बढ़ाती है। तो ये सारा आ जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सर्जरी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग आना शुरू हो गया है, तो ऑनसेट आपने देनी होती है। क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट है जिसको ब्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि डायबिटीज़ में डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी होती है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से, तो मेटाक्लोप्रामाइड देनी होती है, या डोमपेरिडोन भी दे सकते होते हैं। इसके बाद जो डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है। जो डेक्सामेथासोन है ना वो 30 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव है हाइड्रोकोर्टिसोन से, 30 गुना ज़्यादा पोटेंट है। सही हो गया, 30 गुना ज़्यादा इसकी पोटेंसी है। तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो डेक्सामेथासोन लॉन्ग एक्टिंग है तो ये इम्यूनो सप्रेशन ज़्यादा करवाएगा। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाता है, लेकिन इम्यूनो सप्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इम्यूनो सप्रेशन को ज़्यादा प्रेफर करना है। इसके बाद सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे।